मोहम्मद वाले मोहम्मद अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं एक न्यूमेरिकल की जो सीरीज़ करवा रहा हूँ, ठीक है। वीडियो को देखने से पहले थंबनेल से ही अंदाज़ा हो गया होगा, लंबी वीडियो होगी और जाहिर सी बात है मैराथन लिखा हुआ तो लंबी होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि इस वीडियो को देखने से पहले एक बात मैं कह दूं कि काइंडली एज अ क्वेश्चन समझ लो या एज अ वार्निंग समझ लो। इस वीडियो को देखने से पहले आप पे लाजिम है कि आपने एग्जाम्पल्स वाली प्लेलिस्ट देखी हुई हो। एक एक एग्जाम्पल को मैंने आधे आधे घंटे 20-20 मिनट 25-25 मिनट लंबे तरीके से समझाया, उसमें चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई हुई हैं। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आते हैं कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, कुछ चीज़ों में कंफ्यूज हो जाओगे। जाहिर सी बात है उन चीज़ों को दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। आई विल नेवर रिपीट अगेन दैट थिंग्स इन दिस वीडियो, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2.6 आता है पहला, ठीक है। मैं बहुत तेज़ी से बोलूँगा और बहुत जल्दी जल्दी करूँगा क्योंकि जाहिर सी बात है मेरे मोबाइल में स्टोरेज नहीं है और मुश्किल भी हो जाता है दूसरों के लिए कि भाई लंबी लंबी वीडियोस देखें। और उनका भी यही है, हमारी आवाम का तो ये होता है कि पेपर से एक दिन पहले आती है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उनके लिए करना कि वो पेपर से पहले इतनी लंबी लंबी वीडियो देखें। उनका ये होता है कि भाई वो जल्दी जल्दी से बस निपटा दें, ठीक है। तो पेन कहाँ चला गया यार, एक तो पेन गुम हो गया जी, पता नहीं कहाँ चला गया। हाँ ये रहा। अब हमारे पास सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर 2.6 है, ठीक है। 2.6, 2.8, 2.9, 2.10, 2.12, 2.19, 2.40 है, ठीक है इन न्यूमेरिकल्स में। अब हमारे पास सबसे पहले क्या है कि पहला न्यूमेरिकल दिया हुआ है 1 मोल ऑफ गैस इन ए क्लोज सिस्टम अंडरगोज 4 स्टेप थर्मोडायनेमिक साइकिल। कि हमारे पास एक गैस है जो कि 1 मोल है, ठीक है। और उसको एक ऐसे सिस्टम में रखा गया है जिससे मास और एनर्जी ना अंदर आ सकती है ना बाहर जा सकती है, ना बाहर वाली अंदर आ सकती है, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ गैस, एक ऐसी गैस को क्लोज सिस्टम में रख दिया गया है जो कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम फॉलो कर रही है जो कि थर्मोडायनेमिक साइकिल है, यानी ठीक है 1 2 3 4। अब यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट बताते चलूँ कि भाई मैंने इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल में लंबे तरीके से कवर किया था कि क्या होगा। फिर भी बता देता हूँ मिसाल के तौर पे ये 1 2 3 4 है क्या। मैं क्योंकि मैं थ्योरी तो करवा नहीं रहा ना, मैं डायरेक्ट मैं न्यूमेरिकल्स ही करवा रहा हूँ शॉर्ट टर्म। अब देखो मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पर पीवीटी स्टेट वेरिएबल्स कहलाते हैं, ठीक है। यानी स्टेट वेरिएबल जो कि स्टेट को चेंज करने के काम आते हैं। यानी प्रेशर मिसाल के तौर पर मैंने इतना रखा, वॉल्यूम इतना रखा, टेम्परेचर इतना रखा, तो स्टेट चेंज हुई, स्टेट चेंज हो गई। मिसाल के तौर पर पानी था ना, पानी का पीवीटी मैंने किसी ख़ास टाइम लेवल पर रखा हुआ था। जब मैंने उसको चेंज किया तो स्टेट चेंज हो गई, 2 पर आ गई। जब मैंने उसको दोबारा चेंज किया तो स्टेट 3 पर आ गई। तो पीवीटी क्या कहलाता है, स्टेट वेरिएबल, यानी स्टेट को चेंज करने वाले, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि एक ऐसा 4 स्टेप थर्मोडायनेमिक साइकिल पे मैंने उसका रखा कि जब मैंने उसका पीवीटी चेंज किया तो वो 1 से 2 पर आ गया। मैंने कुछ और चेंज किया वो तीसरे पे गया, दोबारा चेंज किया वो 4 पे। अब की बार जब चेंज किया वो वापस 4 के बजाय 5 पे जाता, वो 1 पे आ गया। तो ऐसा प्रोसेस क्या हुआ, वो थर्मोडायनेमिक साइकिल हो गया, ठीक है। अभी आगे समझ में आ जाएगा। और यूज द डेटा गिवन इन द फॉलोइंग टेबल टू डिटरमाइन द न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर मिसिंग क्वांटिटीज। इस डेटा को आपने यूज़ करना है ताकि आप ये क्वेश्चन मार्क से इंडिकेटेड जो वैल्यूज है उनको मालूम करना है, ठीक है। ज़्यादा लंबी चौड़ी बकवास नहीं करूँगा, आगे चलूँगा। सॉल्यूशन में हमारे पास स्टेप 1 में क्या हो रहा है, 1 से 2 पे जा रहे हैं, यानी 1 2 1 से 2 पे जा रहा है। एज वी नो दैट Q12 डेल्टा U12 W12, ठीक है। तो Q12 में क्या हुआ, डेल्टा U12 और W12। सबसे पहले देखो स्टेप नंबर 1 2 था, एक सेकेंड पेन कहाँ, हाँ ये हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना, Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। याद रखना इस क्वेश्चन को करने से पहले कि आपने इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म ज़रूर करना है, यानी उसके सबस्क्रिप्ट में आपने ये ज़रूर लगाने हैं 1 2 या 2 3 या 3 4 वॉट एवर वॉट यू हैव टू पुट। Q12 यहाँ पे लगाना है, डेल्टा U12 क्या है -200 प्लस का प्लस, W12 में -6000 लगा दिया, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है। तो हमने क्या किया, Q12 मालूम कर लिया, माइनस का 62,000, यहाँ पे माइनस आएगा, लगाना भूल गया। साइंस को बहुत देखना है भाई, साइंस को बहुत देखना है आपने। एज वी नो दैट, अब जाहिर सी बात है स्टेप 2 में हम 3 4 जा रहे हैं। अब एक आम आवाम के दिमाग में आएगा कि 1 2 किया, यानी 1 से 2 पे जा रहा था,
तो अब 2 से 3 करना चाहिए। तो 2 से 3 करना डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, बिकॉज यहाँ पे 2 मिसिंग वैल्यूज़ हैं। ठीक है, फिर 3 इसको छोड़ा, 3 4 किया। ठीक है, 3 4 में जाहिर सी बात है हमने लॉ लगाना है सिर्फ, और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म है। तो जस्ट यहाँ पे क्या हुआ, -1100 आ गया। अब 3 से 4 पे गए थे। ठीक है, अब 2 से 3 वाला चेक कर तो शायद कुछ हो जाए। हम स्टेप 2 से 3 वाले देखा, ठीक है, सिस्टम। तो क्या हुआ, फॉर इंटरनल एनर्जी हमारे पास ये बात मेंशन है इन द क्वेश्चन कि भाई ये सबको ऐड करेंगे तो ये आएगा, सबको ऐड करेंगे तो ये आएगा, सबको ऐड करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, यानी पूरी साइकिल को जब फॉलो करते जाएंगे, मिसाल के तौर पे Q12 Q23 Q34 Q41, तो क्या हुआ, उस सबको ऐड किया तो आपके पास ये आना चाहिए। हमारे पास उन्होंने कंडीशन बना के दे दी। तो उन्होंने क्या किया था, डेल्टा यू के लिए कंडीशन बना के दी जो कि 0 के बराबर आ रही थी। यानी जब डेल्टा यू 1 2 2 3 3 4 4 1 डेल्टा ऐड किए तो हमारे पास 0 आ रहा है। हमने क्या किया, इसको इक्वेशन बनाया और क्या किया, डेल्टा यू की जगह -200 और डेल्टा यू 41 की जगह 4700 डाल दिया। ठीक है, और ये दोनों क्या किया, अननोन वेरिएबल से ऐसे ही छोड़ दिया। सेम काम ये हमने वर्क डन में भी किया कि फॉर कंप्लीट साइकिल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन W12 W23 सारे हमने किया और -1400 लिख दिया। जो वैल्यूज़ गिवन थी वो हमने एज इट इज लिखी और -1400 हमने लिख दिया और इक्वेशन बी का नाम दे दिया इसको। ठीक है, तो हमारे पास 2 चीज़ें हो गई। अब स्टेप 3 4 में हमने चेक किया कि भाई शायद यहाँ से कुछ मिल जाए जो हम यहाँ पे पुट करा दें। तो डेल्टा U34 वही फर्स्ट लॉ की मॉडिफाइड फॉर्म लगाई हमने, Q34 माइनस W34। तो Q34 गिवन था -800 और ये W34 गिवन था 300। तो माइनस माइनस प्लस 800 300 1100। अब नाउ पुट दिस वैल्यू इन ए इक्वेशन। ठीक है, -200 प्लस डेल्टा U23 -1100 और प्लस का 4700। हमने क्या किया, हमारे पास डेल्टा U34 आ गया ना। अब देखो यहाँ पे डेल्टा U34 नहीं था। अगर मैं ये वाली इक्वेशन लगा दूँ तो सारे हमारे पास ये भी नोन है, ये भी नोन है, अब ये भी नोन हो गया, तो ये अननोन मालूम हो जाएगा। तो इसी के लिए मैंने क्या किया, इक्वेशन ए में लगाया तो पूरी कैलकुलेशन करी, डेल्टा U23 क्या आ गया -3400, जो कि मुझे यहाँ से मिल गया। ठीक है, डेल्टा U23 को मालूम करने के बाद W23 मालूम करना है। तो इज इक्वल टू Q23 माइनस W डेल्टा U23। जस्ट मैंने वैल्यू रखी Q23 की, -2800 आ रही थी, माइनस का माइनस रखा, डेल्टा U मुझसे गलत पुट हो गया था। तो फिर मैंने इसको सही किया और -3400 पुट कराया। जब मैंने दोनों को ऐड किया तो ऐड करने के बाद W23 मेरे पास क्या आता, -3800 प्लस 3400, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस यहाँ पे लगाया 3400, दोनों को ऐड किया तो माइनस हो रहा था बेसिकली, माइनस प्लस माइनस। 3800 में से जब 3400 माइनस कराऊंगा तो आ जाएगा 400 और बड़ी वैल्यू का साइन माइनस आ रही है। उसके बाद Q41 में हमारे पास Q जो था वो अननोन था और W41 जो था वो भी अननोन था। 2 वेरिएबल्स आर अननोन। तो हमें पता है कि वी नो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये पूरी एक साइकिल है। तो हमने Q12 पुट किया, ये माइनस आएगा, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि माइनस आएगा, प्लस माइनस ये Q34 पुट कराया, सब पुट कराया, ये अननोन रह गया। तो इसको इस तरफ रखेंगे, इस पूरे को ऐड करेंगे, ऐड करके दूसरी साइड पे भेजेंगे। तो माइनस का आ रहा था इस तरफ, उस साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस 1,08,000। ठीक है, -1400 एज इट इज रहेगा, तो 9400 जूल्स आ गया। ठीक है, फाइनल टेबल क्या है आपको बनाना होगा, यानी कि ये जो आपको टेबल दिया गया है, इस टेबल को आपको जो क्वेश्चन मार्क वाली जगह है उनमें आंसर जो होंगे पुट करने होंगे और बोल्ड करके करना या किसी दूसरे कलर से करना। दूसरी चीज़ इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के बाद मैं आखिर में बताना चाहता हूँ वो ये कि मिसाल के तौर पर जैसे हमारे पास टेबल गिवन है, डेल्टा स्टेप नंबर 1 2 में Q12 गिवन है, तो Q12 हमने एज इट इज लिखा। फिर डेल्टा U23 अनगिवन है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, डेल्टा U23, फिर 23 के स्टेप में क्या है, वर्क नहीं गिवन। इस तरह करके मुझे सब कुछ लिखना है अपने पास रफ में जब मैं पेपर कर रहा हूँ। और
मतलब मैंने तो जाहिर सी बात है पेपर दे दिया अपना, आपने करना है, ठीक है। और ऐसे ऐसे करके क्या करना है, जब वो वैल्यूज आती हैं आपने टिक मार्क करना है, ताकि आपसे कोई वैल्यू मिस ना हो। और जब आप टेबल बना रहे हो तो ऐसा ना हो पता चला टेबल बना लिया फिर बोल रहे हाँ ये W41 तो निकाले ही नहीं, और फिर आपने दोबारा सौ खाटम पट्टी करेंगे, फिर W41 निकालने की कोशिश करेंगे, फिर पता चला W41 निकालने की जगह ΔU23 गलत आ गया आपका। तो एक एक चीज़ को देख कर करना है आपने। नाउ वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 2.8। थोड़ा सा ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा मुझे। लेकिन कुछ नहीं कह सकते भाई। अगर आप ये वाला 2.8 कर लें, कोशिश करिएगा एग्जाम्पल नंबर 2.14 देखें, ठीक है। सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए कह रहा हूँ, देखना। बेसिकली क्या कह रहा है, अ टैंक कंटेनिंग 20 किलोग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। बेसिकली पानी को जो है ना, उन्होंने पर यूनिट मास में नापा हुआ, ना क्या पर यूनिट वॉल्यूम में नापा। पर यूनिट वॉल्यूम में नापा होता तो पानी 20 लीटर नापते, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने पर यूनिट मास में नापा है, तो 20 किलोग्राम। अ टैंक कंटेनिंग 20 किलोग्राम ऑफ वाटर, 20 किलो पानी डाला उसमें, एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा, इज फिटेड, और उसको फिट कर दिया विद स्टेरर। स्टेरर इस टाइप का होता है, मिसाल के तौर पे वो खुद ब खुद यूं 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 घूमता रहेगा, तो उसकी वजह से क्या होता है, पानी का जो टेम्परेचर होता है वो चेंज हो जाता है। दैट डिलीवर्स, यानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो अब उसमें स्टेरर लगाया है और कहा है कि वो स्टेरर क्या कर रहा है, काम कर रहा है ना पानी पर, तो क्या कर रहा है, दैट डिलीवर्स वर्क टू द वाटर, पानी पे काम कर रहा है, तो पानी तक काम पहुंचा रहा है, वर्क डन पहुंचा रहा है, एट द रेट ऑफ 0.25 किलो वाट। और कितने टाइम पर सेकेंड, 0.25 किलो वाट। हाउ लॉन्ग डज इट टेक, ये कितना टाइम लेगा फॉर टेम्परेचर ऑफ वाटर टू राइज 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये काम कर रहा है 20 से अगर 30 पे जाता है तो क्या होगा, 20 से 30 पर अगर जाता है तो वो कितनी देर में जाएगा, ये बात पूछी हुई है। अगर हम उसको ऐसे मतलब सिस्टम में रखें जो कि बेसिकली अगर यहाँ पे कहें ना, तो ये इंसुलेटेड सिस्टम कहलाता है जिसमें से हीट लॉस नहीं होती, सॉरी एडियाबैटिक सिस्टम कहलाता है जिसमें से हीट लॉस नहीं होती। तो कह रहे हैं इफ़ नो हीट इज़ लॉस्ट तो Q इज इक्वल टू 0, यानी हीट लॉस नहीं हुई है सिस्टम में से, एडियाबैटिक है बेसिकली सिस्टम, फ्रॉम द वाटर, वाटर में से, और वाटर का CP और CP आपको दे दिया गया, ठीक है। जस्ट आपने डेटा बनाया यहाँ पे, मास क्या था 20 किलोग्राम, टेम्परेचर इनिशियल दिया था 20 डिग्री, और टेम्परेचर जो स्टीयरिंग के बाद जो काम हुआ और काम के बाद टेम्परेचर ऊपर चला गया थोड़ा सा, 30 डिग्री सेंटीग्रेड था वो T2। उसके बाद वर्क हमें दिया हुआ है कितने पर रेट से हो रहा है, बेसिकली वो पावर है तो 0.25, और CP की वैल्यू आपको दी हुई है। आपने जस्ट क्या करना है, फॉर्मूला, टाइम क्या है, टाइम इज इक्वल टू Q अपॉन W। अब ये आपके दिमाग में आएगा ये टाइम अचानक क्या लिख लिया, ठीक है, तो Q अपॉन W याद रखना, थ्योरी पढ़ोगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। लाजमी एग्जाम्पल्स देख कर आना वरना बहुत कन्फ्यूजन होगी, ठीक है। W इज इक्वल टू डेल्टा U MCP डेल्टा T, ये भी मैंने समझाया था एग्जाम्पल्स में और जब मैं चीज़ें बता रहा था, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले मास आपने रखा, CP आपने रखा, डेल्टा T आपने रखा, तो 836 किलो जूल्स हो गया। उसके बाद इन द केस ऑफ एडियाबैटिक हमारे पास Q क्या होता है, 0 के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो चीज़ आ रही है, हमने क्या करना है कि डायरेक्ट इसमें पुट नहीं करा देना 0, पता चला डायरेक्ट कराया और बोला टाइम तो 0 आ रहा है, 0 सेकंड लगेंगे टेम्परेचर चेंज होने में, नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स आप पे पुट करना है यहाँ पे, तो डेल्टा U क्या था, -W के बराबर आता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना, सबर, तो डेल्टा U क्या है, -W के बराबर आता है, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं जाना कि पता चला डेल्टा U, चूँकि अब देखो यहाँ पे हमारे पास Q जो है वो तो हमारे पास 0 हो रहा था, ठीक, तो इसके हिसाब से हमने सेट करना है मामला। तो यहाँ पे जो इक्वेशन आएगी, ये इक्वेशन भी बुक में दी हुई है, ठीक है, कि जब आपके पास
इंटरनल एनर्जी गिवन हो और वर्क डन गिवन हो तो क्या होगा कि वर्क तो हमें पावर के तौर पे गिवन है ना, तो हमने 0.25 लगाया है, ठीक है। डेल्टा यू जो है, डेल्टा यू हमें 836 गिवन है, ठीक। 836 जो हमने डेल्टा यू यहाँ से निकाला था, ठीक है। ये क्यू वाली जो इक्वेशन है फिर क्या होगी, क्योंकि प्रोसेस हमारे पास एडियाबैटिक है, ठीक। तो 836 हमने पुट कराया, 0.25 से डिवाइड कराया, तो हमारे पास क्या है 3344 सेकेंड आ रहा है, ठीक। फिर याद पे याद रखना ये दोनों फार्मूले क्या हैं, हो सकते हैं यूज़, ठीक। और ये मेरे ख्याल से ना ये शायद एग्जाम्पल नंबर 2.14 उससे पहले कॉन्सेप्ट दिए में होंगे, ठीक है। बुक कौन सी, इंट्रोडक्शन टू केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स एडिशन 7th 8th 9 तीनों, ठीक है। वैसे 9 ही यूज़ करो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पेज नंबर कौन सा था, 8 था कि 9? थक गया भाई मैं समझा के। अगला न्यूमेरिकल हमारे पास आता है 2.9, ठीक है। अच्छा मैं एक बात बता दूं यार कि ये वीडियो मैं अगेन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग दिस वीडियो अगेन बिकॉज प्रीवियस वीडियो जो थी वो पता नहीं क्या हो रहा है उसमें, क्योंकि वो लंबी जा रही थी, इसलिए मैं इसमें इतना तेज़ी से बोल रहा हूँ। वीडियो अपलोडिंग में बड़ी मुश्किल होती है, वीडियो अपलोडिंग आसान काम पता नहीं क्या है, डेटा पे चूँकि होता है तो अक्सर होता है कि क्रैश हो जाती है, बहुत ज़्यादा होता है ये। न्यूमेरिकल नंबर 2.9 में हमारे पास आता है, इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ मैं। अरे पानी आ रहा है, पानी है। अच्छा, हीट इन अमाउंट ऑफ 7.5 किलो जूल। अब कह रहा है कि हीट, पूरा सेंटेंस पढ़ लेते हैं। हीट इन अमाउंट ऑफ 7.5 किलो जूल इज एडेड टू अ क्लोज्ड सिस्टम। एक क्लोज सिस्टम है और उसमें कहा हुआ है कि हीट जो है वो 7.5 हम ऐड कर रहे हैं, किलो जूल में ऐड कर रहे हैं, वाइल इट्स इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेज बाय 12 kg। हम उसको हीट दे रहे हैं 7.5 किलो जूल और उसमें से फिर भी इंटरनल एनर्जी कम हो रही है, यकीनन जो वर्क डन हो रहा होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। भाई लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ऑफ मास देखो ना, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, ठीक है। अगर हम उसको हीट भी दे रहे हैं और इंटरनल एनर्जी कम हो रही है, यकीनन इतना ज़्यादा उसमें वर्क हो रहा होगा जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी में कमी आ रही है कि हम उसको हीट दे भी नहीं फिर भी कम हो जा रही है, ठीक है। यानी इसका ऐसे समझ लो, मिसाल के तौर पे एक बंदा है कि वो बाल्टी में पानी डाल रहा है और वो बहुत ज़्यादा डाल रहा है, लेकिन बाल्टी में पानी फिर भी कम हुआ जा रहा है, यकीनन जहाँ से निकल रहा है ना पानी, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा है, ठीक है। इसका मतलब वर्क डन की वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी। हिंट मिल गया हमें यहाँ पे भाई। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ो। हाउ मच इज ट्रांसफर्ड एज वर्क, आई हाउ मच इज ट्रांसफर्ड एज वर्क, शायद लिखने में मिस्टेक हुई है। हाउ मच इज ट्रांसफर्ड बैगन, हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड एज वर्क होगा, हाँ, कि उसमें से कितनी एनर्जी है जो कि वर्क के तौर पर ट्रांसफर हो गई, भाई यही होगा। बुक से चेक भी कर लेना वैसे। फॉर प्रोसेस कॉजिंग द सेम चेंज ऑफ स्टेट, आप अगर प्रोसेस में सेम चेंज ऑफ स्टेट, अब यहाँ पे बात समझना, फॉर प्रोसेस, एक ऐसे प्रोसेस के लिए जिसमें सेम चेंज ऑफ स्टेट हो। अब इस जुमले का मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं बताता हूँ। मिसाल के तौर पर ये एक पॉइंट है 1, ये एक पॉइंट है 2, मैंने यहाँ से लेकर यहाँ गया, चेंज क्या है, चेंज ये हुआ कि 1 से लेकर चेंज ये हुआ कि 1 से 2 पे गया है मामला, ठीक है भाई। अब इसमें चेंज क्या है, इसमें भी 1 से लेकर 2 तक मामला गया, लेकिन थोड़ा सा नमूनेपन से गया, कर्व हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हुआ, सेम चेंज हुआ। स्टेट 1 से अगर मामला स्टेट 2 पे जा रहा है और दो प्रोसेस है, ये पहला प्रोसेस, ये दूसरा प्रोसेस, दो प्रोसेस है हमारे पास, और उस प्रोसेस में ऐसा हुआ है कि हमारे पास, मिसाल के तौर पर हम एक प्रोसेस लेते हैं जिसमें पीवीटी यानी प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर थे 200। मिसाल के तौर पे अभी सपोजिंग वैल्यू ले रहा हूँ, इसका अभी फ़िलहाल रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मिसाल के तौर पे स्टेट 1 थी, हमने पहला प्रोसेस किया, स्टेट 1 से मैं स्टेट 2 पे गया। स्टेट 1 पे हमारे पास क्या था, पीवीटी मिसाल के तौर पे 50 थे। उसमें क्या हुआ कि मैंने उसको तेज़ी से उस प्रोसेस को निकाला
और स्टेट 1 से स्टेट 2 पे लेके गया, और उस स्टेट 2 पे क्या था, अभी पहला प्रोसेस चल रहा है, स्टेट 2 पे क्या था, पीवीटी 100 हो गया, मिसाल के तौर पर बढ़ गया, ठीक है। यानी स्टेट 1 पे 50 से स्टेट 2 पे 100 हो गया, ठीक है। इसमें हमें 1 घंटा लगा। अब क्या हुआ कि हम दूसरे पे गए, दूसरे प्रोसेस पर आए। दूसरे प्रोसेस में हमने देखा कि हमने यही काम कराया है, 50 से 100 पे लाया पीवीटी, यानी स्टेट चेंज हुई है, और उसके दौरान हमें 10 मिनट लगे, टाइम में चेंज आ रहा है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि फॉर प्रोसेस, तो यहाँ पे पता है क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली 2 प्रोसेस हो रहे हैं, समझना ज़रा। यहाँ पे बेसिकली 2 प्रोसेस हो रहे हैं, एक प्रोसेस यहाँ से लेकर यहाँ तक है, एक प्रोसेस यहाँ से लेकर यहाँ तक है। पहला प्रोसेस जो है ना यहाँ इस क्वेश्चन में, उसमें वर्क डन जो है वो आपसे पूछा हुआ है, यानी कुछ ना कुछ वर्क हो रहा होगा नॉन ज़ीरो, यानी नॉन ज़ीरो से मुराद कोई ना कोई वैल्यू आएगी, वो वैल्यू सबसे बड़ी आएगी, यानी 7.5 12 से बड़ी आएगी, यानी हीट की वैल्यू से और डेल्टा यू से बड़ी वैल्यू आएगी वर्क डन की। फिर कह रहे हैं ये वाला जब हमने प्रोसेस किया ना, तो स्टेट 1 से स्टेट 2 पर हम गए, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि अब हमें प्रोसेस 2 करना है, लेकिन प्रोसेस 2 में हमने वर्क डन नहीं करना, यानी वर्क हमने क्या करना है, ज़ीरो रखना है। अब आपने ये बताना है कि कितनी हीट दी होगी कि उसमें इंटरनल एनर्जी में सेम चेंज आया होगा एज इट इज़ जैसे पहले में हो रहा था। बात आई समझ? आधा हो गया क्वेश्चन को समझाने में। तो प्रोसेस 1 है और प्रोसेस 2 है, तो Q इज इक्वल टू 7.5, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, पूरा वही। प्रोसेस 1 में वर्क डन मालूम करना था, इसमें वर्क डन 0 है, उसमें Q दिया हुआ था, इसमें Q मालूम करना, और डेल्टा यू दोनों में सेम है। इंटरनल एनर्जी के बेसिकली क्या हो रही है, कम हो रही है, डिक्रीजेज, कम हो रही है, इसलिए मैंने माइनस में लिया, ठीक है। सिंपल सा वही लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉलो हो रहा है, चीज़ें इधर उधर की जो निकालना है वो लगा दिया। डेल्टा यू Q इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू होता है, तो डेल्टा यू एक तरफ किया, बाकी सारी चीज़ें उधर फेंकी, तो डेल्टा यू माइनस क्यू आया, डेल्टा यू की जगह 12 लगाया मैंने, और इसकी जगह ये किया, और मेरे पास आंसर आ गया। अब हम बोलेंगे डेल्टा यू में माइनस नहीं लगा, माइनस नहीं लगेगा क्योंकि वो ऑलरेडी उस तरफ हो चुका है। तो 19.5 किलो जूल्स आएगा फॉर प्रोसेस 2 कीपिंग W 0। जब हमने W 0 किया तो बेसिकली Q ही डेल्टा यू के बराबर आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, सॉल्यूशन बहुत आसान था, क्वेश्चन को समझना थोड़ा सा टिपिकल था। अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो देखनी पड़ेंगी, और क्योंकि चलो करते हैं, करना तो है, ऐसी बात है। अब हमारे पास न्यूमेरिकल्स कितने हो गए, बेसिकली हमारे पास हो गए 2.4 न्यूमेरिकल्स हो गए, 3 रहते हैं अभी भी, इंशाल्लाह ये भी हो जाएंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टाइम क्या हो रहा है, ठीक, ब्रेक ले लेते हैं यार। अच्छा भाई, कम बैक टू द ब्रेक, फ्रॉम द ब्रेक, सॉरी। ठीक है, अच्छा 2.10 हमारे पास न्यूमेरिकल दिया हुआ है, कहते हैं कि एक स्टील की केसिंग है, या कास्टिंग केसिंग जो भी कह लो, वेइंग 2 किलोग्राम, उसका वज़न क्या है, 2 किलो का वज़न है, हैज़ एन इनिशियल टेम्परेचर ऑफ 500 डिग्री सेंटीग्रेड। मिसाल के तौर पे यहाँ पे सपोज कर लो ये स्टील की केसिंग है, 1 सेकंड रुकना है यहाँ पे। हाँ भाई, ये सपोज कर लो स्टील की केसिंग है, ठीक है। स्टील केसिंग वेइंग 2 किलो, यानी इसका वज़न क्या है, 2 किलोग्राम है, वैसे है नहीं असलियत में, लेकिन क्वेश्चन को समझाने के लिए कह रहा हूँ। 2 किलो का वज़न है और उसका टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी बहुत ज़्यादा हीटेड है। अब क्या हुआ, बस यहाँ तक अभी समझ लो, ठीक है, इसको यहीं पे रोक देना। अब एक नया पार्ट आ रहा है, 40 किलोग्राम ऑफ वाटर इनिशियली एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इन अ कंटेनर, या सॉरी इज कंटेन्ड इन परफेक्टली इंसुलेटेड स्टील टैंक। अब दूसरी बात इन्होंने तस्करा की, मिसाल के तौर पे ये स्टील का टैंक है, ठीक है, ये क्या है, स्टील का टैंक है,
भाई क्वेश्चन अगर समझना है ना तो पहले क्वेश्चन को उतार लिया करो और फिर साथ साथ समझा करो। इसमें 40 किलो पानी मैंने डाल दिया और इसको इनिशियली रखा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और इसकी जो ये पूरी आउट बॉडी है ये क्या है, इंसुलेटेड स्टील टैंक है। इंसुलेटेड से मुराद क्या है कि हीट बाहर नहीं क्या होगी, निकल सकती। इंसुलेटेड है यानी हीट रिजर्वायर को नहीं जाएगी। मिसाल के तौर पे इसके नीचे बोर्ड है ना, हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी, इस तरीके से इसको किया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक स्टील की केसिंग है। पहली चीज़, एक स्टील की केसिंग है जो कि 2 किलो की है, इसका टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड है। फिर दूसरी चीज़ पर है कि 40 किलो पानी एक कंटेनर में भरा हुआ है। ठीक है, एक स्टील टैंक में है जो कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड जिसका टेम्परेचर है। ठीक है, और इस स्टील टैंक का अपना वज़न 5 किलो है, वेइंग 5 kg, यानी स्टील टैंक का अपना वज़न 500 है। ठीक है, अब कहता है कहता है द केसिंग इज इमर्स्ड इन द वाटर। अब केसिंग को क्या है, पानी में डाला गया, मिसाल के तौर पर पानी में डाल दिया गया। जब पानी में डालेंगे तो क्या होगा, पानी रिएक्शन शो करेगा ना करके, ऐसे है ना। ठीक है, पानी में डाल दिया गया, पानी में डाल दिया, इज इमर्स्ड इन वाटर एंड द सिस्टम इज अलाउड टू कम इक्विलिब्रियम। अब क्या हुआ, टू कम टू इक्विलिब्रियम यानी मिसाल के तौर पर सिस्टम क्या होगा, फौरन पानी गर्म होना शुरू हो जाएगा, और ये क्या होगा, ये यानी केसिंग क्या होगी, ये ठंडी होना शुरू हो जाएगी। ठंडी से मुराद ये है कि पानी, और भाई मिसाल के तौर पे आप पानी को चूल्हे पर रख दें, चूल्हे की जो आग कोशिश करेगी कि उसका जितना टेम्परेचर है पानी का भी इतना हो जाए, तो पानी गर्म हो रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से इसकी कोशिश होगी कि ये पानी के टेम्परेचर पे जाए, पानी की कोशिश होगी कि इसके टेम्परेचर पे आए, जल्दी से गर्म हो। और इस लड़ाई में क्या होगा, दोनों इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे, यानी दोनों के टेम्परेचर सेम हो जाएंगे, और फिर टेम्परेचर का ट्रांसफ़र रुक जाएगा। ठीक है, वापस इस केसिंग को हम क्या करते हैं, पानी में डाल देते हैं। मेरी मेहनत पानी में नहीं डालनी चाहिए, हाँ दुआओं में याद रखना बस मुझे, सही है। उसके बाद चलते हैं आगे। द केसिंग इज इमर्स्ड इन द वाटर एंड द सिस्टम इज अलाउड टू कम टू इक्विलिब्रियम। कहते हैं कि फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, यानी किस चीज़ का फाइनल टेम्परेचर, हाँ इसका टेम्परेचर क्या होगा। इग्नोर द इफेक्ट्स ऑफ एक्सपेंशन, इसके अंदर जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के इफेक्ट्स आए उनको एक्सप्लेन कर दें। अरे भाई क्या होता है वो, देखो दिमाग से निकल गया, एग्जाम कर दें उसे यानी इग्नोर कर दें। और बाकी हमें कॉन्स्टेंट्स वगैरह दिए हैं, तो आप देखते हो क्वेश्चन में आगे क्या करना है। ठीक है, हमने ये पूरी डिटेल लिख दी है। ठीक है, मास ऑफ ए केसिंग यानी स्टील की केसिंग, और अरे भाई क्या हो गया, स्टोरेज आ गया, स्टोरेज इशू है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई मेरे पास, ये पूरा डेटा बना दिया। एस फॉर स्टील केसिंग है। ठीक है, डब्ल्यू फॉर मास ऑफ वाटर है, टैंक है, टी फॉर टैंक, टी फॉर टैंक है, और ये हमारे पास कॉन्स्टेंट दिए में ये वाटर है और ये स्टील का टैंक है। ठीक है, हमारे पास जो कंडीशन है एम सी डेल्टा टी की कंडीशन है, क्यू इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। ठीक है, अच्छा मुझे आई डोंट नो कि वीडियो रुक जाए अचानक या नहीं रुके, क्योंकि मेरे पास स्टोरेज वार्निंग आ रही है, तो माइट भी पॉसिबल कि वीडियो स्टॉप हो जाए। ठीक है, देख लेना भाई तुम लोग, वरना अगर वीडियो बीच में स्टॉप हो गई तो फिर जाहिर सी बात है वो कर लेंगे, क्योंकि मैं इससे पहले यही वाला लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ था, वो 2 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड हुआ था, उसमें बहुत डिटेल बताई थी। लेकिन अब मैं दोबारा डिटेल को रिपीट नहीं कर रहा, एग्जाम्पल वाली वीडियो आप लोग जाकर देख लेना, वरना स्टोरेज का मसला आएगा, फिर वही अपलोडिंग में मसला होगा। सबसे पहले क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी की कंडीशन है, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर का चेंज बेसिकली मालूम करना, ताकि हमने फाइनल टेम्परेचर हमारे पास आ जाए, टेम्परेचर का चेंज मालूम करेंगे। सही है, अब सबसे पहले हमारे पास कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन ये थी कि हीट लॉस हो रही होगी। भाई देखो, जब मैंने ये स्टील केसिंग इसमें डाली तो पानी गर्म हुआ, पानी कैसे गर्म हुआ कि ये हीट दे रहा हुआ, यानी ये स्टील की केसिंग हीट लॉस कर रही होगी। कसम से मेरे टाइम पे इतने अच्छा लेक्चर होते तो क्या ही बात थी, हम जैसे लोग होते नहीं है ना असल में। अच्छा, बाय स्टील केसिंग
क्यू एल इज इक्वल्स टू एम एस सी डेल्टा टी। अब घबराने की बात नहीं है, बहुत सिंपल सा है कि क्यू एल यानी हमारे पास जो क्यू एल है, क्यू एल मैंने किसको कहा है यार, हाँ क्यू एल यानी हीट लॉस्ट, एल फॉर लॉस्ट, एम एस यानी मास्टर्स ऑफ सॉरी एम एस यानी केसिंग का टेम्परेचर, जो स्टील की केसिंग, एस फॉर स्टील, सी कांस्टेंट और डेल्टा टी। ठीक है, तो क्योंकि हीट लॉस में जितनी सारी चीज़ें आ रही थी वो सब मैंने उसी हिसाब से इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म किया, तो मेरे पास ये आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से हीट गेन की बात आ रही है तो बाय वाटर। ठीक है, तो हीट गेन क्यू जी एम सी डेल्टा टी, अरे यार क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, तो एम की वैल्यू क्या थी, अब वाटर कितना था, 40 किलो था, और ये वाटर का कांस्टेंट और डेल्टा टी, तो ये पूरी एक और आ गया। उसके बाद हीट गेन बाय स्टील टैंक। अब जाहिर सी बात है, जब मैंने स्टील की केसिंग को, अरे ये स्टील की केसिंग थोड़ी थी, स्टील की केसिंग आ गई, हाँ ये थी स्टील की केसिंग। स्टील की केसिंग को जब डाला तो पानी भी गर्म हुआ, यानी पानी ने भी हीट गेन की और टैंक के मटेरियल ने भी हीट गेन की। तो मैंने क्या किया, क्यू एल हीट, क्यू एल नहीं आएगा, क्यू जी आएगा, क्यू जी 5 0.5 और डी आ गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ क्वेश्चन हीट लॉस हीट गेन, हीट लॉस और हीट गेन आ रहा था, तो हीट लॉस हमारे पास क्या आ गया, कंडीशन ऐसी थी ना, जितनी हीट लॉस है उतनी हीट गेन नहीं होगी, यानी बेसिकली क्या आता है, इंसुलेटेड सिस्टम है। मैंने बताया अभी था कि हीट क्या होगी, वो वैसा वाला सीन हो रहा होगा कि दोनों ही बराबर है दोनों स्टेट में। ठीक है, सो हीट लॉस हीट गेन बराबर हो गया, हीट लॉस सिर्फ ये था, हीट गेन ये और ये था, तो क्या हुआ, मैंने दोनों को ऐड कर दिया, दोनों इक्वेशन सारी एक जगह कर दी, तो 2 0.5 से मल्टीप्लाई होता है 1, तो 1 जब इससे पूरा मल्टीप्लाई होता है सेम चीज़ आ गई। उसके बाद ये पूरी की पूरी चीज़ यहाँ पर एज इट इज़ आ गई। मैंने सॉल्व कराया 167, पहली टर्म ये बन रही है, दूसरी टर्म ये बन रही है। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों में से कॉमन ये निकल रहा था, मैंने इसको अलग किया, और ये दोनों आ रहे थे यहाँ पे रख दिया, तो कॉमन चीज़ आ गई। उसके बाद ये आ गया, ये आया और ये आया, कैलकुलेट किया, ये मैंने दोबारा से लिख दिया। ठीक है, 500 TF और ये दोनों से मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, तो एंड में हमारे पास जो फाइनल टेम्परेचर आया वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। बात क्लियर है, उम्मीद है बात है और क्लियर। ठीक है, उसके बाद इसको मिटा देते हैं, वरना ये हमारे पेज के पिक्सल्स को ख़राब करेगा। पेज के पिक्सल यानी पेज पे इंक लग जाएगी। अगले न्यूमेरिकल पे चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2.12 एक्सप्लेन करता है कि ये मामला क्या है। थोड़ा सा मुश्किल न्यूमेरिकल है ये, यानी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और का तस्करा हो रहा है। और मैं एक बात बताता चलूँ, मेरी एग्जाम्पल्स की प्ले लिस्ट में सबसे पहली वाली एग्जाम्पल होगी ना, तो वो उससे थोड़ा सा मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, सबसे ज़्यादा व्यूज़ उसी में पड़ा, मेरे ख्याल से 500 के करीब आ गए होंगे व्यूज़। खैर व्यूज़ से क्या करना, व्यूज़ वाले लोग नहीं है भाई हम। अच्छा भाई, न्यूमेरिकल नंबर 2.12 में कहता है कि 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड, यानी 1 किलो वही पर यूनिट मास मेजर किया हुआ है, लिक्विड वाटर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर विच CP। और ये कहते हैं कि एक पानी है 1 किलो और उसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिखा गया और आपको कांस्टेंट दे दिया गया है। अब मामला ये है कि एक्सपीरियंस टेम्परेचर इंक्रीज ऑफ 1 केल्विन। कह रहे कि हमने एक्सपीरियंस किया कि उसमें 1 केल्विन का राइज आया, टेम्परेचर बढ़ा है, तो उसमें डेल्टा यू क्या होगा देख लेते हैं भाई। फिर कहता है कि एक्सपीरियंस अ चेंज इन एलिवेशन डेल्टा जेड। जब केल्विन राइज हुआ यानी पानी का टेम्परेचर बढ़ा, जब पानी को गर्म करते हैं तो क्या होता है, पानी ऊपर लेवल पर आ जाता है ना, प्रेशर टेम्परेचर वगैरह चेंज होता है। तो जब टेम्परेचर चेंज हुआ तो पानी थोड़ा सा ऊपर आ गया, एलिवेट हुआ। ठीक है, एलिवेशन मालूम करना है, सही है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, एलिवेशन हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हुई होगी, वो मालूम करना है।
और साथ में कहता है इज द सेम एज डेल्टा यू, बिल्कुल उतनी ही जितनी डेल्टा यू थी कब पार्ट ए में। व्हाट इज डेल्टा जेड इन मीटर्स, डेल्टा जेड मीटर्स में क्या होगा, ठीक है। उसके बाद अगला पार्ट कहता है इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट टू फाइनल वेलोसिटी यू, यानी हमारे पास बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी जब चेंज हुई तो एक्सपोजिशन आई, तो रेस्ट से जब फाइनल वेलोसिटी पे गया तो के ई यानी के इलेक्ट्रिक काइनेटिक एनर्जी और डेल्टा ई यानी इंटरनल एनर्जी में चेंज आया होगा ना। तो यहाँ पर डेल्टा यू जो है, अरे समझाते समझाते थक गया। अच्छा यहाँ पे जो डेल्टा यू है पार्ट ए के लिए, तो वो क्या होगा अभी आगे समझ लेते हैं, जब तक करेंगे नहीं तब समझ में नहीं आएगा। सारा डेटा यहाँ पे उतार दिया, ठीक है। पार्ट ए करना है, पार्ट ए में हमें बताना है कि डेल्टा यू कितना चेंज हुआ है, जस्ट हमने ये इक्वेशन यूज़ करनी है। अब ये इक्वेशन क्यों यूज़ किया है, एग्जाम्पल वाली वीडियो से कॉन्सेप्ट लेकर आना होगा आपने वरना मैं फिर वही होगा, मेरी 2 घंटे की वीडियो बन जाएगी और मेरी सारी मेहनत ऐसी तैसी हो जाएगी। तो ठीक है, डेल्टा यू देखो सो एम डेल्टा टी, तो डेल्टा यू इतना है, मास हमारे पास 1 किलोग्राम है, सी पी हमारे पास इतना है, डेल्टा टी हमारे पास इतना है, ठीक है। सर आपने भाई मैंने तो डेल्टा टी नहीं लिखा, तो कहाँ था डेल्टा टी, भाई यहाँ पर लिखा हुआ था 1 केल्विन का राइज आ रहा है, तो डेल्टा टी में 1 केल्विन आ रहा है, ठीक है। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू 4.18 किलो जूल, 4180 जूल आ गया, ठीक। उसके बाद पार्ट बी हमारे पास है कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता होगा कि ई इज इक्वल टू एम जी एच होता है, ठीक है। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू एम जी डेल्टा जेड, एच बेसिकली हाइट चेंज हो रही है ना, तो डेल्टा जेड लगा दिया, और इंटरनल एनर्जी में तो वैसे ही चेंज आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली अब मुझे डेल्टा जेड मालूम करना है, तो एम जी उधर फेंका और डेल्टा ई मेरे पास ऊपर आ गई, डेल्टा यू बोलो डेल्टा ई बोलो बात एक ही है। 4180 क्योंकि किलो से मैं जूल में लेकर गया हूँ, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 किया तो 4180 आ गया, 1 आ गया, 9.8 आ गया, तो ये हमारे पास क्या हुआ, डेल्टा जेड आ गया 426.1, ठीक है। बात पल्ले पड़ी, पेज नंबर 12 है ना ये, तो पेज नंबर 13 ये रहा। अब क्या है हाँ ये रहा, पार्ट सी मालूम करना है कि वाटर एक्सेलरेट कितना हुआ, सही है। तो हमारे पास ये वाला फार्मूला लगेगा, डेल्टा ई इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये बेसिकली काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है। काइनेटिक एनर्जी की मदद से हमने फाइनल वेलोसिटी निकालनी है कुछ ना कुछ एक्सेलरेट हुआ होगा, फिर इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी में मामला गया, तो इनिशियल वेलोसिटी को यूज़ करते हुए फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे इनिशियल फाइनल अलग अलग करना ही है, तो वजह सामने क्या किया, वी को अकेला छोड़ना, बाकी को उस तरफ लेना है, और फिर स्क्वायर इस तरफ आएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा, तो हमारे पास पूरी इक्वेशन बन गई 2 और इंटू डेल्टा ई अपॉन एम, ठीक है। अगर अभी भी समझ में नहीं आया, यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ। डेल्टा ई इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर, सबसे पहले उसको इस तरफ लेके गए तो 2 डेल्टा ई आ गया, जब इसको इस तरफ लेकर गए तो हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन बन गई, फिर वी स्क्वायर 2 ई डेल्टा में 2 डेल्टा ई ठीक है। तो 2 डेल्टा ई अपॉन एम, 2 डेल्टा ई हमारे पास इतना था, ये इतना था, वी अंडर रूट में रखा, तो हमारे पास क्या हुआ, आंसर आ गया। कोशिश ये कि मैं जल्द से जल्द इस पूरी मैराथन को निपटा दूँ, ठीक है। तो वी फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, ये आ गई। अब हमारे पास क्या है कि यहाँ तो मैंने छोटी लिखी हुई है, जाहिर सी बात है पेपर मैं नहीं दे रहा, आपने पूरी यहाँ पर डिस्कशन लिखनी है। अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा, ये वाला क्वेश्चन पेपर में इंपॉर्टेंट है। कंपेयर एंड डिस्कस द रिजल्ट ऑफ द 3 प्रीसीडिंग पार्ट्स, यानी जो पहले के 3 पार्ट्स दिए में, इनकी आपने डिस्कशन भी लिखनी है, आपने पूरा कंपैरिजन भी शो करना है।
सबसे पहले ये चीज़ देखो, द सेम एनर्जी 4.18 किलो जूल्स, यानी जो हमने सेम 4.18 जूल्स की एनर्जी दी। भाई एनर्जी हमारे पास कहाँ पे थी, यहाँ पे आई हुई थी एनर्जी, बिल्कुल आई हुई थी, 4.18 थी। तो यानी हमने इतनी एनर्जी उसको दी है। अब जब हमने उतनी एनर्जी दी है, टाइम क्या हो रहा है, ओहो टाइम तो है, जब हमने इतनी एनर्जी दी तो 1 डिग्री केल्विन राइज हुआ पानी में, ठीक है। पहली चीज़ हमने नोट की थी जो हमें पेपर क्वेश्चन में ही गिवन थी, पहली डिस्कशन लिखने की चीज़। यानी जब हमने उसको सेम एनर्जी दी तो उसमें 1 केल्विन पानी में टेम्परेचर का राइज आया। लिफ्टिंग वाटर टू 426 मीटर हाइट, यानी उसने वाटर को राइज कितना किया, 426 मीटर हाइट तक लेकर गया। यानी जब हमने उसको टेम्परेचर इतना दिया तो उसमें 426 का राइज आया, बिल्कुल आ गया। उसके बाद हमने जब उसको 4.18 की एनर्जी दी तो उसमें एक्सेलरेट हुआ पानी 91.4 मीटर क्यूब पर सेकंड तक। बेसिकली वो फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें थी जो कि लिखने की थी, डिस्कशन की थी, ठीक है। लेकिन इनको आपने मज़ीद अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है, मेरा रटा रटाया छाप के नहीं आ जाना है। उसके बाद सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल हमारा 2.19। सबसे पहले क्या कहता है कि 2.19 में लिक्विड वाटर एट 180 डिग्री, पानी है लिक्विड स्टेट पर है, जमा हुआ नहीं है। लिक्विड वाटर है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर एंड 1002.7 किलो पास्कल, यानी प्रेशर उसका दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, हैज एन इंटरनल एनर्जी, कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होगी ऑफ 762 पॉइंट फला फला किलो जूल और जो भी यूनिट है, ठीक है। यानी 762 की इंटरनल एनर्जी है, टेम्परेचर इतना है, प्रेशर इतना है। ऑन एन आर्बिट्रेरी स्केल, बस एक ख्याली स्केल है हमारा, आर्बिट्रेरी स्केल ना, ख्याली स्केल, ख्याली पुलाव पका रहे हैं इस क्वेश्चन में। कह रहे हैं कितना है, ये इतना है टेम्परेचर और ये प्रेशर इतना है और स्पेसिफिक वॉल्यूम इतना है। तो कह फिर क्या कहा है कि हमारे पास एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1500 किलो पास्कल, क्या है, यानी उसका टेम्परेचर बढ़ाया गया 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेके गया, 1500 किलो पास्कल उसका जो प्रेशर था वो भी चेंज हुआ। वेयर इट्स इंटरनल एनर्जी इज, जब यहाँ फिर इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हुई, इतनी थी 2784.4 किलो जूल्स पर केजी एंड इट्स स्पेसिफिक वॉल्यूम इज 169.7 OMG, अस्तगफुरुल्लाह CMG, ठीक है। कैलकुलेट डेल्टा U एंड डेल्टा H फॉर प्रोसेस। अब हमें यहाँ पे क्या कहा है, व्हाट इज एंथैल्पी, यानी एंथैल्पी बतानी है, डेल्टा H बताना है और H बेसिकली बताने हैं यहाँ पे, ठीक है। जब हम ये वाला पार्ट पढ़ लेंगे तो हमें क्या करना है, एंथैल्पी पता लगानी है। और वाटर इज ब्राउड टू द वेपर स्टेट, यानी जब वेपर स्टेट में लेकर गए तो उस वक्त क्या था, ठीक है। आगे करते हैं, समझ में आ जाएगा, पूरा डेटा बनाया हमने, ठीक है। यानी T1 हमारे पास 180 डिग्री सेंटीग्रेड था, P1 हमारे पास 1000 था, ये हमारे पास इंटरनल एनर्जी थी और ये हमारे पास कांस्टेंट दिया हुआ था, ये सब हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से जब टेम्परेचर 2 पे गया तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर 2 पे गया तो ये बाकी ये जो हुआ हमारे पास, ये यहाँ ये था U2 था, इंटरनल एनर्जी ऑन द स्टेट 2, ओके। तो सबसे पहले पार्ट ए आ गया हमारे पास। पार्ट ए में हमारे पास वी नो दैट एज, चूँकि हमें एंथैल्पी मालूम करनी थी ऑन द स्टेट 1, तो सबसे पहला काम क्या है कि हमें अपनी स्टेट 1 पे इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करना होगा। H1 इज इक्वल टू U1 प्लस PV1 V1 एच इज इक्वल टू 762 प्लस का प्लस प्रेशर और वॉल्यूम। प्रेशर हमारे पास P1 इतना था, वॉल्यूम 1 इतना था। H1 इज इक्वल टू 762 प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। दोनों को ऐड किया तो ये आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है। अब एंथैल्पी 1 मालूम हो गई, अभी एंथैल्पी 2 भी मालूम करनी होगी, ठीक है।
पार्ट बी, डेल्टा यू हमें चूँकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी मालूम करना है। भाई हमें यहाँ पे दिया हुआ था ना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी मालूम करना है ना, डेल्टा यू। डेल्टा एच अभी मालूम नहीं कर सकते, अभी आगे देखते हैं। डेल्टा यू, तो U2 भी गिवन है, U1 भी गिवन है, दोनों को हमने माइनस कराया, डेल्टा यू निकल गया, कोई मुश्किल बात है ही नहीं। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड एंथैल्पी चेंज। चेंज में ई लगाना भूल गया। अब एंथैल्पी चेंज कैसे मालूम होगा? एंथैल्पी के लिए, चेंज के लिए ज़रूरी है कि स्टेट 1 की भी चीज़ आपके पास हो, स्टेट 2 की भी चीज़ आपके पास हो। तो फाइनल स्टेट में से इनिशियल स्टेट को वी शुड माइनस दैम, सो वी गेट द फाइनल रिजल्ट। हमारे पास H2 तो गिवन ही नहीं है, तो हमने क्या किया, H2 निकाली, एंथैल्पी 2 निकाली स्टेट 2 पर। आपने इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करके, तो इक्वेशन को जब हमने ट्रांसफॉर्म किया तो हमारे पास क्या आया है, U2 की जगह हमने ये डाला, P2 V2 की जगह ये डाला और ये कर दिया। उसके बाद डेल्टा H जो था, H2 माइनस H1, H2 ये हो गया माइनस H1 ये आ गया। तो हमारे पास क्या हुआ, ये पूरी आ गई हमारे पास वैल्यू डेल्टा H की। चेंज इन एंथैल्पी मालूम कर लिया है, ठीक है। तब हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स थे वो 2.6 भी मैंने करा दिया, 2.8 भी करा दिया, 2.9 भी करा दिया, 2.8 हाँ 2.8 भी करा दिए, 2.9 भी करा दिए, 2.10 भी करा दिए, 2.12 को नहीं, 2.12 भी करा दिया, 2.19 भी करा दिया। अब 2.40 बचा है। 2.40 क्या है, ये थोड़ा सा इसके लिए समझना पड़ेगा मामला कि 2.40 है क्या। पहली चीज़ ये कि मैंने इससे पहले, मैं 2.40 को एक्सप्लेन करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि मैंने इससे पहले भी ना यही लेक्चर रिकॉर्ड किया था। वो तकरीबन बना था 1 घंटा 48 मिनट का लेक्चर, ठीक है। तो 1 hour 48 minutes। तो जब मैंने उस लेक्चर को रिकॉर्ड किया लंबा था, डायरेक्टली मैंने अपलोड किया और मैं डेटा पर हूँ ना, यानी डेटा पैकेज है, तो मैंने उसको अपलोड करने की कोशिश की, होता रहा लेकिन क्रैश हुआ दोबारा से। तकरीबन वो टोटल जो फ़ाइल थी वो 9 GB की फ़ाइल थी, 8 GB पहुँचा, वो स्टॉप हो गया और फिर वो वापस कंटिन्यू हुआ 5 MB से। उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी, थ्योरी की चीज़ें कुछ डिस्कस की हुई थी, और इसको थोड़ा सा अलग अलग तरीक़े से यहाँ पे बाकायदा इसकी पहले बैकग्राउंड पूरी थ्योरी एक्सप्लेन करी और फिर मैंने उस न्यूमेरिकल एक्सप्लेन करा। इस वीडियो में मैंने वो काम काट दिया है, जिसकी वजह से हो सकता है थोड़ा सा आपको समझने में मुश्किलात आ रही हों, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने तेज़ी से बोल कर इसके टाइम ड्यूरेशन को भी श्रिंक किया है, और इसमें जो इसका टाइम ड्यूरेशन है वो श्रिंक किया है मैंने। और इसके अलावा इसमें मुश्किल ये है कि क्योंकि वो चीज़ एक्सप्लेन नहीं की ना, तो हो सकता है मुश्किल आ रही हो, तो इसीलिए कह रहा हूँ एग्जांपल देकर आओ। एक एक एग्जांपल जो है ना वो 25-25 आधा घंटे में कवर किया मैंने, और सब बहुत आराम से और बहुत फनकारियों के साथ मैंने कोशिश किया कि पढ़ के बोर ना हो बंदा। मैंने फनकारियाँ भी उसमें की हुई हैं, ठीक है। अलग आपको पूरा एक फीचर मिल रहा है। अब न्यूमेरिकल नंबर 2.40 पे इससे पहले कि आऊँ यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझाना है। स्टेट 1 स्टेट 2 में सारे के पे यहाँ पे V है, वॉल्यूम रखा गया V, वॉल्यूम को वेरिएबल एक नाम दिया गया है V, और यहाँ पे वॉल्यूम रखा गया है, यहाँ पे V1 है, ठीक है। यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो फर्स्ट V1 है, और जब स्टेट 2 पे लेके गए तो फर्स्ट वॉल्यूम का ट्रिपल है, यानी यहाँ पे V2 होगा, ठीक है। फर्स्ट वॉल्यूम का ट्रिपल है, फर्स्ट स्टेट 2 का वॉल्यूम फर्स्ट वॉल्यूम का ट्रिपल है, यानी स्टेट 1 के ट्रिपल है, ठीक है। तो V1, अब जब भी बोले ना कि ट्रिपल द फाइनल वॉल्यूम इज़ द ट्रिपल ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, वहाँ पे जाके कंफ्यूज नहीं हो जाना है यहाँ पर, ठीक है। ये बात मुझे समझानी थी ज़रा। चलते हैं अब अपने इस हपाड़ा किस्म की मैराथन से आखिरी क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि 1 किलोग्राम ऑफ एयर इज हीटेड रिवर्सिबली एट कांस्टेंट प्रेशर। 1 किलो का मास है,
एयर का। कहता है कि हीट किया रिवर्सिबली। याद रखना हमारे पास कभी भी किसी भी प्रोसेस में, मैं आहिस्ते इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं थक गया हूँ। कभी भी किसी भी प्रोसेस में कोई भी चीज़ हम ट्रीट आइडियली कर रहे हो तो वहाँ पर ये पॉसिबल होता है कि चीज़ कंप्लीटली रिवर्सिबल हो जाए। अगर किसी को ये जो वाली चीज़ समझनी है तो वो CPB का लेक्चर 2 देख ले। अगर कोई अपने फर्स्ट ईयर से तो वो देखे, अगर ना देखना चाहे तो ना देखे, क्योंकि वो बेसिकली सेकंड ईयर लेवल की चीज़ है। लेकिन मैं यहाँ पर बता ले रहा हूँ, ये चीज़ मैंने वहाँ एक्सप्लेन की है कि रिवर्सिबली क्या होता है। जब आप सेंसिबल हीट इंटीग्रल पढ़ते हैं और तो आपको वहाँ पे कुछ पॉइंट्स मिलते हैं जो कि मैंने नोट डाउन करवाए हैं। तो वहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि हीट रिवर्सिबली और आइडियली पूरी चीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, वहाँ पे एक्सप्लेन किया मैंने। तो 1 किलोग्राम ऑफ एयर इज हीटेड रिवर्सिबली एट कांस्टेंट प्रेशर। हमने एक ऐसा प्रोसेस किया जिसमें हमने आइसोबैरिक प्रोसेस रखा है, प्रेशर को कांस्टेंट रखा है और उसमें हीट को एयर को हीट किया गया रिवर्सिबली। यानी उसमें जब हम वापस स्टेट 2 से स्टेट 1 पे चीज़ लाएंगे तो वो ऐसी आ जाएगी, उसमें कोई भी लॉस नहीं होगा, रिवर्सिबल है। फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट ऑफ 300 केल्विन, यानी इनिशियल स्टेट में 300 केल्विन है और 1 बार का उसमें इनिशियल प्रेशर है, अंटिल इट्स वॉल्यूम ट्रिपल्स। और ये प्रोसेस तब तक रखा रहेगा जब तक उसका फाइनल वॉल्यूम उसके इनिशियल वॉल्यूम के ट्रिपल ना आ जाए। मिसाल के तौर पर इनिशियल वॉल्यूम था हमारे पास 2, तो फाइनल वॉल्यूम जब तक 6 ना आ जाए हमारा प्रोसेस एंड नहीं होगा। तो कैलकुलेट करना है W, Q, डेल्टा U एंड डेल्टा H फॉर द प्रोसेस। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें करनी है। तो अज्यूम करो एयर को कि PV/T है, यानी बेसिकली आइडियल का वो दिया हुआ और ये सारे हमारे पास इंफॉर्मेशन दी हुई हैं। अब हमें सबसे पहले क्या करना है कि वापस नीचे आके बैठ जाते हैं। वी नो दैट, हमें ये बात पता है कि जाहिर सी बात है यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन बना है। कैसे भाई, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T के ना। हमें कैसे पता चला कि हमें ये यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे कहा है कि हीट किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है ये पहला वॉल्यूम V था, तीसरा वॉल्यूम ट्रिपल हो गया, यानी हीट दे रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब होते हैं ये आया, तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू T1 अपॉन T2, इस तरह बन जाता है। ठीक है, अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता तो V1 अपॉन V2 अपॉन T2 अपॉन T1 हो जाता। ठीक है, अब इसी को उल्टा कर दो तो T2 अपॉन T1 हो जाएगा। ठीक है, V2 अपॉन V1, T2 अपॉन T1। V2 हमारे पास 3V1 के बराबर होता है, V1 हमारे पास एज इट इज़ T2 T1, तो ये हमारे पास बराबर आ गया T2 इज इक्वल टू 3T1। तो T2 इज इक्वल टू 3, T1 हमारे पास 300, ये आ गया। उसके बाद वर्क डन, फिर वही बात बोलूँगा कि आप जाओ और जाकर एग्जाम्पल्स देखकर आओ लाजमी तौर पर, वरना ये फंसेंगी चीज़ें। वहाँ पर बुक में आइसोथर्मल वर्क डन दिया हुआ है। ठीक है, यानी इसमें बेसिकली हमने आइसोथर्मल वर्क डन दिया हुआ है, इसके अलावा आइसोबैरिक में भी दिया हुआ है। काफ़ी सारी थ्योरीज में दी हुई है बुक में ना, बुक में आज आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2.14 या शायद 16 से पहले ये चीज़ें दी हुई हैं। वहाँ पे वर्क डन का फार्मूला मेंशन है, W=NR डेल्टा T। तो डेल्टा T को जब खोलेंगे तो T2 माइनस T1 आ जाएगा। T2 हमारे पास फाइनल है, T2 900 है, T1 हमारे पास 300 है। ठीक है, तो T2 हमने यहाँ पे निकाला था, T1 हमने यहाँ पे किया था, ये रहा डेटा में गिवन है। तो मैंने जस्ट वैल्यू डाली 900 माइनस 300, तो 900 माइनस 300 600 आ गया। अब कहीं भी डेल्टा T आ रहा हो या T2 माइनस T1 आ रहा हो तो मुझे क्या करना है, 600 ही पुट करना है। तो W इज इक्वल टू NR और यहाँ पे डेल्टा T, तो ये डेल्टा T 600 है। सारी वैल्यूज़ को किया तो हमारे पास ये आ गया आंसर। उसके बाद Q, ठीक है, Q इज इक्वल टू NCP डेल्टा T।
तो क्यू इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी में एन जो है हमारे पास ये आ गया, सी पी हमारे पास 29 आ गया और डेल्टा टी हमारे पास T2 माइनस T1 आ गया। तो क्यू इज इक्वल टू एन हमारे पास क्या था 34.48 हाँ 34.48, उसके बाद 29 और ये हमारे पास T2 माइनस T1 की जगह मैंने कहा था कि आपने 600 पुट कराना है। तो क्यू इज इक्वल टू 600 किलो जूल आ गया। इसको नाम दे दो इक्वेशन 1 का। अब अजीब सा लग रहा है कि आंसर को इक्वेशन का नाम दे रहे हैं, याद रखने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद डेल्टा यू है। डेल्टा यू हमारे पास बेसिकली क्या है कि डेल्टा यू बराबर है एन सी पी डेल्टा टी के। मेरे ख्याल से शायद ये चीज़ मैंने 2.5 की एग्जाम्पल में बताई है, शायद 2.34 में बताइए, पता नहीं किस में बताइए, भूल गया, बताई है लेकिन ये वहाँ पे मैंने कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम का तस्करा किया हुआ था, तो वहाँ पे मैंने समझाई है। डेल्टा यू इक्वल टू एन सी बी डेल्टा टी। तो एन जो है मेरे पास ये, सी बी मेरे पास ये है 20.6, ठीक है, डेल्टा टी आ गया। अब 20.6 20.9 ये चीज़ें ना आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी, ठीक। सी वी अक्सर गिवन होता है, वरना सी वी सी पी की वैल्यू याद करके चले रहो, यही ज़्यादा बेटर चीज़ है। रट्टा नहीं मार के जाना कि फार्मूले याद करने के सी वी इज इक्वल टू सी पी माइनस आर, सी वी इज इक्वल टू सी पी माइनस आर, तो ये हरकत नहीं करना, ठीक है। डेल्टा यू इज इक्वल टू 428 तो जूल आ गया, ठीक है। अब डेल्टा एच निकालते हैं कांस्टेंट प्रेशर की बात जब होती है तो सी पी आ जाता है। ये कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम में मैंने समझाया हुआ था इसमें एग्जांपल्स वाली वीडियो में। मुझे एक्यूरेट याद नहीं है कि मैंने कौन सी वाली एग्जांपल में समझाया था, लेकिन याद नहीं आ रहा, उलझन हो रही है, अजीब। डेल्टा इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी। तो एन हमारे पास इतना है, सी पी ये रहा, डेल्टा टी ये रहा, तो 600 किलो जूल आंसर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 जो हमारे पास आंसर आ रहा था वो डेल्टा एच क्यू के ही बराबर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा जल्दी से एक रिकैप दे देता हूँ मैं, ताकि आपको रिकैप से मरा दिए गए। 2.6 एग्जाम्पल जो है वो लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की है, ठीक है। उसके बाद सॉरी एग्जाम्पल कह रहा हूँ, 2.6 जो क्वेश्चन है वो पूरा लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है। उसके बाद हमारे पास जो 2.8 आता है क्वेश्चन, वो हमारे पास एनर्जी राइज का है, यानी एनर्जी इसमें क्या है, राइज हो रही है बेसिकली सॉरी एनर्जी राइज नहीं है, वर्क डन डिलीवरेंस है, यानी बेसिकली उसमें हमें मालूम क्या चीज़ करनी होगी, मालूम ये उसका टेम्परेचर राइज कितनी देर में वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये बेसिकली वर्क डन है जिसकी वजह से टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, यानी टेम्परेचर चेंज बाय वर्क। उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 2.9 है। ये न्यूमेरिकल किस चीज़ का है, ये न्यूमेरिकल आपके पास एनर्जी का वर्क में ट्रांसफ़र कैसे होता है, ये उस फिनोमेना पे काम करता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपने इक्वेशन कौन सी यूज़ करनी है, पेज नंबर 8 के बाद पेज नंबर 9 आ गया, ये वाली इक्वेशन आपने यूज़ करनी है, ठीक है। सिंपल लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से इस्तेमाल करना है। उसके बाद ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कहाँ गया पेन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इसमें बेसिकली क्या है, इसमें इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है कि आया कि जब किसी ही कोल्ड चीज़ को किसी हॉट चीज़ के पास ले जाया रहा था तो इसमें इक्विलिब्रियम क्या है और उसका क्या सीन है, उन सब चीज़ों के बारे में। तो आपने सबसे पहले लॉस शीट, इसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आपने पहले लॉस शीट फिर हीट गेन दोनों को क्या करना है, कंपेयर कर देना, दोनों को निकालना, उनको कंपेयर कर देना, तो आपके पास नोन वैल्यूज़ खुद ही आ जाएंगी। वैल्यूज़ को लाजमी बहुत देख कर काम करना, ठीक है। और न्यूमेरिकल नंबर 2.12 हमारे पास बताता है कि भाई ये चीज़ें हैं कि आपने जब एक ख़ास एनर्जीज़ को दिया, एक ख़ास टेम्परेचर दिया, तो उसमें क्या क्या राइज हो रहा है, क्या क्या चेंज आ रहा है, वो सब चीज़ें। और इसमें बेसिकली वही ट्रिपल का कॉन्सेप्ट है कि इतना हो जाएगा कि हमारे पास जो वॉल्यूम है वो अगर इतना चेंज हो रहा है, उसके चेंज होने तक हमारे पास जो उसके चेंज होने तक कहाँ गया, हाँ उसके चेंज होने तक हमारे पास वो कितना जाएगा भाई, पेज आगे पीछे हो गया।
तो उसके चेंज होने तक हमारे पास डब्ल्यू और डेल्टा यू और क्यू वगैरह और एंथैल्पी का चेंज कितना आएगा। सही है, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।